हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 इज़ अबाउट वर्क्स। देख लेते हैं वर्क्स क्या होते हैं। 3 टाइप के वर्क्स होते हैं: ओरिजिनल वर्क्स, माइनर वर्क्स एंड रिपेयर वर्क्स। सबको एक एक बार देख लेते हैं। ओरिजिनल वर्क्स में क्या आता है? कोई भी हम न्यू कंस्ट्रक्शन, साइट प्रिपरेशन या कोई एग्जिस्टिंग वर्क है उस पर एडिशन या ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, या कोई न्यूली परचेज्ड बिल्डिंग है उस पर हम कुछ स्पेशल रिपेयर्स करवा रहे हैं, या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग थी उस पर स्पेशल रिपेयर्स कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रीमॉडलिंग कर रहे हैं। ये सभी किस में आते हैं? ओरिजिनल वर्क्स में। नेक्स्ट इज माइनर वर्क्स। कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग एसेट है, अगर हम उसकी कैपिटल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या है? एक माइनर वर्क। मतलब माइनर वर्क में कोई भी न्यू एसेट क्रिएट नहीं होता, सिर्फ एग्जिस्टिंग एसेट की कैपिटल वैल्यू इंक्रीज होती है। रिपेयर वर्क्स में सिर्फ मेंटेनेंस जो वर्क्स होते हैं वो रिपेयर वर्क्स में आते हैं, और या कुछ ओरिजिनल वर्क्स की वजह से कुछ और वर्क जो इनिशिएट हुआ है वो भी रिपेयर वर्क्स में आता है। क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना किस टाइप का वर्क किस में आता है। हमने अब 3 टाइप के वर्क्स देख लिए। अब हमें देखना है कि इन वर्क्स को सैंक्शन करने की पावर्स किनके पास होती है। तो जो ये पावर्स हैं किनको डेलीगेट होंगी टू सैंक्शन वर्क्स, ये किस में दी गई है? DFPR में। DFPR डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में इन्हें बताया गया है कि किन किन को ये पावर्स डेलीगेट होंगी। अब हम देख लेते हैं वर्क्स की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर रिपेयर वर्क्स की अमाउंट 30 लाख तक है, 30 लैक्स तक हमारे रिपेयर वर्क्स हैं, तो जो डिपार्टमेंट है वो उन वर्क्स को खुद ही एग्जीक्यूट करता है। और इस केस में जो फाइनल पेमेंट होती है तब ऑफिसर इंचार्ज जो होता है उस वर्क एग्जीक्यूशन का, उसको अपना पर्सनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर हमारे रिपेयर वर्क्स की अमाउंट 30 लाख से ज़्यादा है और हमारे जो ओरिजिनल या माइनर वर्क्स किसी भी अमाउंट के या किसी भी वैल्यू के हैं, तब जो डिपार्टमेंट है वो वर्क्स को दूसरों को असाइन करता है। किन किन को असाइन करता है? या तो वो असाइन करेगा पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की PSU को। पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आते हैं? हमारा CPWD, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, या फिर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। जब डिपार्टमेंट दूसरों को वर्क असाइन करता है तब उनके साथ MOU ड्रॉ करता है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ये। कई बार कुछ वर्क्स को ना स्पेसिफिकली असाइन नहीं किया जाता किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को, तो उन वर्क्स को किस में इंक्लूड किया जाता है? एज सिविल वर्क्स। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? CPWD। और इन वर्क्स की जो फाइनेंसिंग है वो डिपार्टमेंटल बजट या सिविल वर्क्स के बजट से बिल्कुल भी नहीं होती। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ये रूल्स हैं वर्क को स्टार्ट करने से रिलेटेड कि कैसे वर्क की कमेंसमेंट की जाती है। सबसे पहले एक रफ एस्टिमेट बनता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं लिया तो वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट है। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया उसके बाद एक्सपेंडिचर सैंक्शन होता है, फिर डिटेल डिज़ाइन और एस्टिमेट्स बनते हैं, फिर टेंडर प्रोसेस शुरू होती है और उसके बाद वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है। इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं। कई बार अर्जेंसी की बेसिस पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना वो काम शुरू करवा देता है, लेकिन वो काम शुरू तो कर रहा है ना, तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जजमेंट पे करवा रहा है वो, और उसे किसी और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अप्रूवल जितनी जल्दी हो सके वो ले।
और साथ ही साथ जो कंसर्न्ड एओ है, अकाउंट्स ऑफिसर, उसको भी इंटीमेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वर्क्स की कॉस्ट 5 लाख से 30 लाख तक है तब ओपन टेंडर्स लगते हैं। अगर वर्क्स की कॉस्ट 5 लाख से कम है तो लिमिटेड टेंडर। ये याद रखना, क्रैम कर लेना इनको। नेक्स्ट टॉपिक इज रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स। रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स में क्या है, अगर हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है तो जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है वो एक रिव्यू कमेटी को सेटअप करेगी। उस रिव्यू कमेटी के 3 मेंबर्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का होता है, एक इंटरनल फाइनेंस विंग का होता है और एक एक्सिक्यूटिंग एजेंसी का होता है। और जो ये रिव्यू कमेटी है ये अप्रूव्ड एस्टिमेट्स से 10% वेरिएशन को एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट 100 करोड़ से कम है तब जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसके पास खुद की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो अपने कोई रिव्यू मैकेनिज्म सेटअप करे और उस केस में भी 10% वेरिएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चैप्टर इज़ ओवर। आपको शायद समझ आया हो और इसको कोशिश करना कि आप MCQs भी ट्राई कर लें साथ के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं। लेंथी है तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कराऊंगी। आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। तो देख लेते हैं चैप्टर 6 है किस बारे में। इट इज़ अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें इसमें पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे परचेज करते हैं, उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गुड्स होते क्या हैं। गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, सभी टेंजिबल आर्टिकल्स। टेंजिबल मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे क्या हैं, गुड्स हैं। ऐसे ही इनटेंजिबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर, पेटेंट, ये भी गुड्स की डेफिनेशन का ही पार्ट होते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर्स खरीदे, तो कंप्यूटर जब खरीदेंगे तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ये जो सर्विसेज हैं वो भी गुड्स का ही पार्ट है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लाइब्रेरी की जो बुक्स होती हैं, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स वगैरह, ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, सबको पता है एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि जो लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स वगैरह, ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। नेक्स्ट हमें देखना है जैम पोर्टल। जैम पोर्टल क्या होता है? जैम पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये क्या है? गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे कुछ सप्लायर्स को रजिस्टर किया जाता है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को अपने गुड्स को वहीं से परचेज करना होता है। तो इस पोर्टल को कौन होस्ट करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करेगी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी इस काम के लिए। फिलहाल इसे कौन कर रहा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ये ऑर्गेनाइजेशन जैम पोर्टल को होस्ट करती है। ये क्या करेगी? सप्लायर्स को रजिस्टर करेगी और उनके क्रेडेंशियल्स को सर्टिफाई करेगी। लेकिन जो गुड्स के रेट्स हैं उनकी रीजनेबिलिटी को सर्टिफाई कौन करेगा? डिपार्टमेंट। उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है। जो रेट्स की रीजनेबिलिटी है उसको सर्टिफाई प्रोक्योरिंग एंटिटी करेगा, यानी कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स करेंगे कि हाँ किस सप्लायर के रेट्स रीजनेबल है, किसके नहीं है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे परचेज किया जाता है। अगर गुड्स की वैल्यू 25,000 तक है तब किसी भी सप्लायर से परचेज कर सकते हैं। आपको पता है जैम पोर्टल में बहुत सारे सप्लायर्स को रजिस्टर किया हुआ है, तो किसी भी सप्लायर से परचेज कर सकता है डिपार्टमेंट अगर अमाउंट 25,000 तक है। लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा है वैल्यू और 5 लाख तक है तब 3 डिफरेंट सप्लायर्स को देखा जाएगा और जो लोएस्ट प्राइस पे देगा गुड्स को उससे परचेज किया जाएगा। अगर गुड्स की वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है तब सभी सप्लायर से बिड्स ली जाती हैं और जिसका प्राइस सबसे कम होता है उससे परचेज किया जाता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर गुड्स की वैल्यू 25,000 तक है तब किसी भी सप्लायर से ले सकते हैं। अगर 25,000 से ज़्यादा है और 5 लाख तक है
तब 3 सप्लायर्स को देखेंगे और जो लोएस्ट प्राइस प्रोवाइड करेगा तो उससे परचेज किया जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है अमाउंट तो बिड्स लिए जाएंगे सप्लायर्स से और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे परचेज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान। ये सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साल शुरू होने से पहले वो अपनी डिपार्टमेंट का एक एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बनाए कि उन्हें क्या गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए इस साल और जैम पोर्टल पे उसे रिवील करें। और कब करना होता है उन्हें ये? बजट अप्रूवल होने के 30 दिन के अंदर अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि बजट अप्रूवल के होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर सभी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स को अपना क्या बनाना होता है? एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, कि उन्हें क्या गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए और उसे जैम पोर्टल पे रिवील करना होता है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। अभी हमने देखा कि जैम पोर्टल पे सप्लायर्स को रजिस्टर किया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है DGS&D ये रजिस्टर करेगी सप्लायर्स को, उनकी लिस्ट बनाएगी कौन कौन से एलिजिबल सप्लायर्स है, कौन कौन से कैपेबल हैं और उनके क्रेडेंशियल्स को सर्टिफाई करेगी। तो उन सप्लायर्स को बोलते हैं रजिस्टर्ड सप्लायर्स। और उन्हें बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती, यानी कि उनके लिए एग्जम्पशन होती है बिड सिक्योरिटी की। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी कुछ सप्लायर्स को रजिस्टर कर सकते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि उनके डिपार्टमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक गुड लेना है और इस सप्लायर से लेना है तो उन्हें वो रजिस्टर कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन होती है सप्लायर की वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है? एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रजिस्टर किया जाता है। जनरली वो पीरियड क्या रहता है? 1 से 3 साल। तो आपको ये याद रखना है, पीरियड की जो रजिस्ट्रेशन होती है सप्लायर्स की वो कितने पीरियड के लिए होती है? 1 to 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज डीबारमेंट फ्रॉम बीडिंग। अब क्या है, जो सप्लायर्स होते हैं या बीडर्स होते हैं उनका डीबारमेंट भी हो जाता है। डीबारमेंट क्या कि उनसे परचेज नहीं करेगी गवर्नमेंट। क्यों? अगर वो कोई ऑफेंस कर देते हैं अंडर करप्शन एक्ट या IPC एक्ट, अगर कोई वो ऑफेंस करते हैं तो उनका डिबारमेंट हो जाता है। और कितने पीरियड के लिए होता है? 3 साल तक। यानी कि 3 साल से ज़्यादा के लिए उन्हें डिबार नहीं कर सकते, 3 साल तक उन्हें डिबार किया जा सकता है। अब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी किसी बीडर को या उसके सक्सेसर को डिबार कर सकते हैं अगर वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी का ब्रीच करते हैं, यानी कि क्वालिटी ठीक नहीं दे रहे या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर वो जो रूल ऑफ कंडक्ट है उसको ब्रेक करते हैं तो उनको डिबार कर सकते हैं। कितने पीरियड के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल से ज़्यादा के लिए डिबार नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ऑफेंस की वजह से डिबारमेंट हो रही है तो वो कितने के लिए होगी? 3 साल तक के लिए। अगर कोड ऑफ इंटीग्रिटी के ब्रीच के कारण डिबारमेंट हो रही है वो 2 साल तक होती है। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स। अब हम इन गुड्स की बात कर रहे हैं विच आर नॉट अवेलेबल ऑन जैम। जो जैम पोर्टल से अवेलेबल नहीं हुए गुड्स, अब उनका अगर परचेज करना है तो कैसे करते हैं? तो वो देख लेते हैं। अगर उन गुड्स की वैल्यू 25,000 से कम है, यानी कि 25,000 तक के गुड्स हैं, तो परचेज क्या होगा? विदाउट इनवाइटिंग कोटेशंस एंड बिड्स हो जाएगा। मतलब उस केस में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को कोई कोटेशंस या बिड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में गए किसी भी सप्लायर से ले सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू गुड्स की 25,000 से 2.5 लाख है तब उस केस में क्या होता है? एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जिसे बोलते हैं लोकल परचेज कमेटी, जिसके 3 मेंबर्स होंगे और ये मार्केट का सर्वे करेंगे और उनसे कोटेशंस लेंगे और फिर परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट इज अगर 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है गुड्स की तब क्या होता है? उस केस में भी कोटेशंस या बिड्स ली जाती हैं और मेथड्स क्या फॉलो किए जाते हैं? जैसे एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, 2 स्टेज बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन। तो आपको ये याद रखने हैं कि अगर गुड्स की वैल्यू 25,000 तक है तब कोई कोटेशंस या बिड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 25,000 से 2.5 लाख तक है उस केस में क्या होता है? 3 मेंबर की लोकल परचेज कमेटी बनाई जाती है जो सर्वे करेगी मार्केट का और कोटेशंस लेगी और उसके बाद परचेज किया जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार पूछा भी हुआ था क्वेश्चन। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा क्या है अमाउंट, तब बिड्स लिए जाते हैं और क्या मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, 2 स्टेज बिडिंग, ई रिवर्स ऑक्शन। तो अब हमें इन मेथड्स को पढ़ना है। जो ये टेंडर इंक्वायरीज होती हैं इनको पब्लिश करना होता है ऑनलाइन। एक पोर्टल है जिसका नाम है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इस पोर्टल पे सभी टेंडर इंक्वायरीज को पब्लिश किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस पोर्टल की डेफिनेशन क्या है और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। जो बिड्स हैं वो ऑनलाइन मोड से ही ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम मेथड्स देख लेते हैं। तो पहला मेथड हमारा है एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। ये वाला मेथड कब फॉलो किया जाता है, जब वैल्यू ऑफ गुड्स 25 लाख से ज़्यादा होती है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी तब ली जाती है जब 25 लाख से ज़्यादा क्या गुड्स परचेज करना होता है। अब जब बिड्स ली जाएंगी, अभी हमने देखा इन मेथड्स में बिड्स ली जाती हैं, तो जो सप्लायर्स हैं उनके पास कितना टाइम पीरियड होता है बिड्स का सबमिशन का, 3 हफ्ते। 3 हफ्तों में सप्लायर्स को अपनी बिड्स सबमिट करनी होती हैं। लेकिन अगर फॉरेन सप्लायर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, अगर फॉरेन सप्लायर्स भी अपनी बिड्स सबमिट करते हैं, तो उस केस में जो मिनिमम टाइम होता है सबमिशन का वो क्या होता है, 4 वीक्स। तो आपको ये याद रखना। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कब होती है, जब गुड्स की अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा होती है और बिड्स की सबमिशन का टाइम पीरियड कितना होता है, 3 हफ्ते। अगर फॉरेन सप्लायर्स भी हैं तब ये मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, 4 हफ्ते। नेक्स्ट इज लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में क्या होता है, जब गुड्स की वैल्यू 25 लाख से कम होती है तब हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक सप्लायर्स को बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजा जाता है और उनसे बिड्स लिए जाते हैं। और इस केस में आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ सप्लायर्स, जो हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक सप्लायर्स को ही बिडिंग डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 3। तो मिनिमम 3 होने चाहिए सप्लायर्स। 25 लाख से ज़्यादा के लिए भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट को लगता है कुछ रीजंस की वजह से, तब ये कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मेथड इज 2 बिड सिस्टम। 2 बिड सिस्टम मेथड में क्या होता है, सप्लायर से दोनों चीज़ें ली जाती हैं एक साथ, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स एक साथ ली जाती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक साथ ही मंगवाई जाती है टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स। लेकिन जो 2 स्टेज बिडिंग होती है, 2 स्टेज बिडिंग, इसमें क्या होता है, पहले टेक्निकल बिड्स ली जाती हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन होने के बाद जो जो सप्लायर्स उसमें पास होते हैं उनसे फिर फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई जाती हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है किस सप्लायर से सामान खरीदना है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज सिंगल टेंडर इंक्वायरी। सिंगल टेंडर इंक्वायरी वैसे जनरली अवॉइड की जाती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसे कर सकते हैं। सिंगल टेंडर इंक्वायरी का मतलब है कि एक सिंगल सप्लायर से ही परचेज करना है गुड्स का। मतलब इस केस में सीधा एक ही सप्लायर के पास जाएंगे, उसको बिडिंग डॉक्यूमेंट देंगे और उसी से सप्लाई लेंगे। अब ये कब करते हैं, जैसे या तो पर्टिकुलर गुड का मैन्युफैक्चर ही एक ही है तब, या कोई इमरजेंसी है, या कुछ और कंपेलिंग रीजंस है जिसकी वजह से हमें सिंगल टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ती है। लेकिन जब सिंगल टेंडर इंक्वायरी करते हैं तब ये सर्टिफिकेट, प्रो प्रायोरिटी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, जिसमें सर्टिफाई करना पड़ता है हाँ किन रीजंस की वजह से उन्हें सिंगल सोर्स से सामान खरीदना पड़ा। इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका कि किस मेथड में ये वाला सर्टिफिकेट होता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप ये सब कुछ रिवाइज कर लेना। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 2। इसे करने से पहले पार्ट 1 ज़रूर कर लेना ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे अपने गुड्स को परचेज़ करते हैं, जैम पोर्टल से या मार्केट से, उनके प्रोसीजर पढ़े थे हमने, कंडीशंस पढ़ी थी। तो हम देख रहे थे कि जब वैल्यू ऑफ गुड्स 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में
बिड्स ऑब्टेन की जाती हैं और उन बिड्स को लेने के क्या क्या मेथड्स थे, जैसे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो इन टेंडर इंक्वायरीज में जो बिडर होता है उससे एक बिड सिक्योरिटी ली जाती है, जिसे अर्नेस्ट मनी भी कहा जाता है। ये बिड सिक्योरिटी क्यों लेते हैं? ताकि जो बिडर है वो अपनी बिड्स को वापस ना ले या उनमें कोई चेंज ना करे, इसलिए उससे एक बिड सिक्योरिटी ली जाती है। और बिड सिक्योरिटी कितनी ली जाती है? 2 to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। जितनी वैल्यू के गुड्स परचेज करने होते हैं उसका 2 से 5% बिड सिक्योरिटी लिया जाता है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किनसे बिड सिक्योरिटी नहीं ली जाती। याद होगा आपको, मैंने बताया था जिन्हें DGS एंड D रजिस्टर करता है, यानी कि रजिस्टर्ड सप्लायर्स जो होते हैं उन्हें बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती। ऐसे ही जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ MSME रजिस्टर करता है, उन्हें भी बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी पड़ती। या फिर जो सप्लायर्स CPO सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर किए होते हैं या मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने खुद रजिस्टर किए होते हैं सप्लायर्स, उन्हें बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, इम्पोर्टेंट है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जिनको डिपार्टमेंट ऑफ MSME ने रजिस्टर किया हुआ है उन्हें बिड सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी होती। ऐसे जो सप्लायर्स CPO पे रजिस्टर्ड हैं या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने रजिस्टर किए हुए हैं उन्हें भी बिड सिक्योरिटी नहीं करनी होती सबमिट। तो आपको ध्यान रखना है कि बिड सिक्योरिटी होती है जिसे अर्नेस्ट मनी भी कहा जाता है और इसकी रेंज कितनी होती है? 2 to 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड। अब बिड सिक्योरिटी वैलिड कितने दिनों के लिए रहती है? 45 डेज। ये भी आपको पता होना चाहिए कितना वैलिड पीरियड होता है इसका? 45 डेज बियॉन्ड फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड। जो बिड वैलिडिटी पीरियड के ख़त्म होने के बाद 45 दिन तक ये वैलिड रहती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है इससे। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या होती है? जो सक्सेसफुल बीडर होता है, इतने सारे बीडर्स ने अपनी बिड्स सबमिट करवाई, अब उनमें से एक बीडर होगा जो सक्सेसफुल बनेगा। अब उस सक्सेसफुल बीडर से क्या करते हैं? बिड सिक्योरिटी उसकी वापस कर देते हैं और उससे क्या ली जाती है? परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्यों ली जाती है? नाम से ही पता लग रहा है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करें, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस की अच्छी क्वालिटी हो, इसलिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है। और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की रेंज कितनी होती है? 5 to 10%। ये आपको याद रखना है, 5 to 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। जितनी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसका 5 से 10% एज परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 60 डेज। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जैसे ही ख़त्म होती है उसके 60 डेज तक ये वैलिड रहती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट्स इसके याद रखने हैं कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सक्सेसफुल बीडर से ली जाती है, उसकी बिड सिक्योरिटी रिटर्न कर दी जाती है और फिर उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे। और कितनी इसकी रेंज होती है? 5 to 10%। और कितने पीरियड के लिए वैलिड रहती है? 60 डेज के लिए। कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट। कई बार क्या होता है, सिर्फ एक ही बीडर अपनी बिड सबमिट करता है, तो उस केस में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये नहीं समझेंगे कि लैक ऑफ कंपटीशन है और इसे कैंसिल ही कर दो। क्यों? अगर वो जो बीडर है अपने प्राइसेस रीजनेबल देता है और जो टेंडर था वो भी प्रॉपर अच्छे से एडवर्टाइज किया गया था, प्रॉपर चैनल के थ्रू जो टेंडर प्रोसेस थी वो की गई थी, तब अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं तब वन बिड को भी कंसीडर किया जाता है। ये नहीं समझेंगे कि कंपटीशन ही नहीं था तो इसे कैंसिल कर देते हैं, नहीं, तब उस खाली एक बिडर की बिड्स को ही कंसीडर करके उससे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज, हमने देखा था कि लोकल परचेज कमेटी होती है। ऐसी अगर जब परचेज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और परचेज करनी होती है 25 लाख से अबव की, तब उस केस में क्या होता है कि जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को जाके कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इज एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स। जनरली क्या होता है कि जब कोई सर्विस पूरी हो जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद पेमेंट की जाती है। लेकिन कुछ केसेस में एडवांस पेमेंट भी दे सकते हैं सप्लायर्स को। तो हमें देखना है किन केसेस में सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट दी जाती है। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि एसी या कंप्यूटर वगैरह की सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस केस में एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। या फिर फैब्रिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एडवांस पेमेंट दे सकते हैं सप्लायर को। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था क्वेश्चन ये। अब इसकी लिमिट क्या होती है कि कितना एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। अगर जो सप्लायर है वो एक प्राइवेट फर्म है तो उसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। जितनी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका 30% ही प्राइवेट फर्म को एडवांस में दे सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एजेंसी या पीएसयू है सप्लायर, तब कितना दे सकते हैं, 40%। तो आपको ये लिमिट्स याद रखनी है। अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में कितना दे सकते हैं एडवांस पेमेंट, 6 मंथ्स का। जो 6 मंथ्स की अमाउंट होगी वो एज एडवांस दे सकते हैं। ये जो लिमिट्स हैं इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, लेकिन उन्हें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना पड़ेगा, तब वो इस सीलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये लिमिट्स याद रखनी है और किन केसेस में एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, तो ये भी याद रखना है कि मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, फैब्रिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में एडवांस पेमेंट दे सकते हैं सप्लायर्स को। नेक्स्ट इज, अभी तक हमने पढ़ा कि गुड्स को कैसे परचेज करती है गवर्नमेंट। अब हमें देखना है कि सर्विसेज को कैसे प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो गुड्स के बारे में था कि गुड्स को कैसे परचेज किया जाता है। अब हमें देखना है सर्विसेज को कैसे लिया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। तो पहले देख लेते हैं सर्विसेज होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं। तो जो सर्विसेज हैं वो 2 टाइप की होती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिन्हें आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 2 टाइप की सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आप दोनों को एक बार देख लेते हैं। पहले देख रहे हैं हम कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन सी होती है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, उस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं। जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट की कंसल्टेंट्स होते हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट्स होते हैं। तो किसी से कंसल्टेंट सर्विसेज लेनी होती हैं तो उन्हें बोलते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें आपको ये याद रखना है कि कोई जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उससे हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट। अब कंसल्टेंसी सर्विसेज को लिया कैसे जाता है, प्रोक्योर कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से कैपेबल हैं, पोटेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। मिनिमम 3 कंसल्टेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद उन्हें RFP इशू किया जाता है। RFP होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि क्या सर्विस चाहिए, उसमें उस सर्विस का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स को इशू की जाती हैं। फिर उनसे फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बिड्स ली जाती हैं और जिसके थ्रू ये 2 बिड सिस्टम के थ्रू ली जाती है। यानी कि 2 बिड सिस्टम मैंने पहले बताया था, साइमल्टेनियसली दोनों बिड्स ली जाती है, फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स एक साथ उनसे ली जाएंगी। तो अब हम पहले डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होगा पहले कंसल्टेंट्स का। फिर उन कंसल्टेंट्स में से मिनिमम 3 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर जो शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स होंगे उनको RFP इशू किया जाएगा, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इनविटेशन लेटर भेजा जाएगा। उनसे उनके कंसल्टेंसी प्रपोजल मांगे जाएंगे और उनको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह बताई जाएंगी। फिर उनसे क्या लिया जाएगा, उनकी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बिड्स। तो अब हम देख लेते हैं पहली जो प्रोसेस है वो है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं,
अगर सर्विस की वैल्यू जो हमने लेनी है वो 25 लाख तक होती है, तब क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की लिस्ट बनाई जाती है थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंक्वायरी। ये इंक्वायरी कैसे की जाएगी, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट से पूछ लिया कि कैसा कंसल्टेंट है, इस तरीके से इंक्वायरी की जाती है। जो येलो पेजेस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, उसके थ्रू एक लिस्ट बनाई जाती है पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की। लेकिन अगर सर्विस की वैल्यू 25 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहले तो लिस्ट ही बनाएंगे पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की, और फिर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी उन्हें दिया जाएगा कि कौन कौन, देखा जाएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। और इसे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे लिया जाता है, ई पब्लिशिंग करने से, जो हमने पढ़ा था CPP, इस पोर्टल पे पब्लिश किया जाता है और जो पोटेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में सिर्फ हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कंसल्टेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट था आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है कि कैसे उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कंसल्टेंट्स हैं जिनसे कंसल्ट किया है, तो उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे, उनकी सर्विसेज की क्वालिटी पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और मिनिमम 3 शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं, मिनिमम 3। नेक्स्ट चीज़, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद क्या इशू करते हैं, RFP जिसे बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसे इशू किया जाता है। जो शॉर्ट लिस्टेड कंसल्टेंट्स होते हैं उन्हें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, एक लेटर ऑफ इनविटेशन होगा, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सब कुछ दिया होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट की जाती है, उनसे उनके प्रपोजल मांगे जाएंगे, फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स मांगी जाती हैं उनसे, ये सब किया जाता है। अब उनसे फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स ले ली, अब सिलेक्शन कैसे होगा, इवेल्युएट करते हैं उन कंसल्टेंट्स का, उनके 3 मेथड्स हैं। पहला है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, जिसे बोलते हैं QCBS, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट इज लिस्ट कॉस्ट सिस्टम। नेक्स्ट इज सिंगल सोर्स सिलेक्शन, जिसे कहते हैं सिलेक्शन बाय नॉमिनेशन या नेगोशिएशन। तो हमने देखा सबसे पहले क्या हुआ, आइडेंटिफाई किया गया कंसल्टेंट्स को, उनमें से मिनिमम 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उन्हें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया तो उन्होंने अपनी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स सबमिट की और फिर उन्हें इवेलुएट किया जाता है उन बिड्स को। अब ये इवेलुएशन के 3 मेथड्स हैं, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, लिस्ट कॉस्ट सिस्टम एंड सिंगल सोर्स सिलेक्शन। तो हम पहले देखते हैं क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्वालिटी को कंसीडर किया जाता है और कॉस्ट को भी। अब पहले देखते हैं क्वालिटी टेक्निकल प्रपोजल में क्या है और फिर फाइनेंशियल प्रपोजल को। इस केस में क्या होता है, क्वालिटी को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, क्वालिटी के ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। अब वेटेज कैसे दी जाती है, जो क्वालिटी होती है उसको मैक्सिमम 80% दे सकते हैं, जैसे 70:30, यानी कि क्वालिटी 70 कॉस्ट 30। तो इस तरीके से एक रिलेटिव वेटेज दिया जाता है क्वालिटी और कॉस्ट को, और उस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। जो क्वालिटी है उसको मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 80% दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज लिस्ट कॉस्ट सिलेक्शन, नाम से ही पता लग रहा है जिसकी लोएस्ट फाइनेंशियल बिड्स होंगी, सबसे लोएस्ट प्राइस जो ऑफर करेगा उसे दे दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज सिंगल सोर्स सिलेक्शन, नाम से सजेस्ट कर रहे हैं ये भी कि ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी जैसे ही होता है, जैसे एक सिंगल कंसल्टेंट को ही कंसल्ट किया जाएगा और उसको ऑफर दे दिया जाएगा। तो हमने अभी तक देखा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती है और उनको कैसे प्रोक्योर किया जाता है। अब हमें देखना है नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती हैं और उन्हें कैसे प्रोक्योर किया जाता है। नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज को आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज भी बोलते हैं। और होती क्या है ये,
जैसे किसी व्हीकल का हायरिंग करनी है, सिक्योरिटी, इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, सैटेलाइट इमेजिंग, इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उन्हें नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं, जिनका मतलब आउटकम भी हम मेजर कर सकते हैं। वो प्रॉपर जो सर्विसेज होती हैं इन्हें नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं। आप इनको प्रोक्योर कैसे करते हैं? अगर सर्विस की अमाउंट 10 लाख से कम होती है तब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें मिनिमम 3 बीडर्स को कंसीडर किया जाता है। और अगर वैल्यू ऑफ सर्विस 10 लाख से ज़्यादा होती है तब कौन सा मेथड लगाते हैं? एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी मेथड। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आपको याद रखना है कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर उनकी वैल्यू 10 लाख से कम होती है तब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करते हैं, अगर 10 लाख से ज़्यादा होती है तो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेना और एमसीक्यूज भी ट्राई कर लेना ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। थैंक यू।